नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह आज 4 मई 2021 के डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 3 टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। पहला है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफसी). दूसरा है वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। तीसरा है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। आइए एक एक करके तीनों मुद्दों को चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। यह चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफसी ने भारत का भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में शामिल हुआ है। तो जान लेते हैं कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। तो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफसी 83 केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है जिसका उद्देश्य हरित वित्त को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्रीय बैंकों की भूमिका को विकसित करना है। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम की स्थापना 2017 में हुई थी। दरअसल इस नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2017 में फ्रांस के पेरिस में हुई थी। वन प्लैनेट सिस्टम में की गई थी। उस समय इस नेटवर्क को 8 संस्थापक केंद्रीय बैंकों द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्तमान में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम के सचिवालय को बैंक डी फ्रांस द्वारा होस्ट किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एनजीएफएस को centralbanking.com द्वारा वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ हरित पहल में सम्मिलित किया गया है। अब हम जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी। बाद में कुछ सीमित लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कई प्रमुख कार्य हैं, जैसे मौद्रिक नीति तैयार करना, उसे लागू कराना और उसकी निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का रेगुलेशन और निगरानी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उसे नष्ट करना इत्यादि है। इसके अलावा आरबीआई साख नियंत्रण करने और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करने का कार्य तथा सरकार के बैंकर द्वारा बैंकों की बैंकर के रूप में भी काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में प्रभारी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की संरचना के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशन बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के धारा 8 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आरबीआई के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सीडीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत आधिकारिक निदेशन और गैर आधिकारिक निदेशक 2 प्रकार के बोर्ड होते हैं।
आधिकारिक निदेशक के अंतर्गत जहां एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर शामिल होते हैं, वहीं गैर आधिकारिक निदेशक के अंतर्गत सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और एक सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। तो अब हमें एक छोटा सा टारगेट लेना है जिसमें हमें मिनिमम 1000 लाइक से और सब्सक्राइब को जल्द से जल्द पूरा करना है। इसके लिए आपको 1 लाइक, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ इस लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम के चैनल जनरल डिस्कशन #UPSC हैशटैग पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट मुद्दे पर हम बात करें तो है वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021। यह चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। अब हम जान लेते हैं वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा जारी किया जाता है। दरअसल वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर द्वारा निर्मित किया गया है। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की वनों के लिए रणनीतिक योजना 2030 के उद्देश्यों और लक्ष्यों को भी मूल्यांकन किया गया है। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के प्रमुख बिंदु के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है। वनों पर आश्रित समुदायों को कोविड-19 महामारी ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस महामारी ने न सिर्फ वनों पर आश्रित समुदायों को बल्कि समाज के हर तबकों को भी वैश्विक स्तर पर प्रभावित किया है। कई समुदाय अपनी आजीविका के लिए आज संघर्षरत है। वनों पर आश्रित समुदायों ने कोविड-19 महामारी के चलते न सिर्फ अपने रोजगार को खोया है बल्कि उनकी आय को भी सीमित कर दी है। इस महामारी ने समाज के संवेदनशील वर्गों जैसे महिला, वृद्ध आदि के लिए मौसमी रोजगार में भी भारी कमी की है। ग्रामीण, दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय, खासकर वनों पर आश्रित समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यह आबादी इस महामारी के प्रति काफी संवेदनशील हो गई है। इसलिए कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट बनकर नहीं उभरी है, बल्कि इस महामारी ने हमारे इच्छित भविष्य फ्यूचर वी वांट को हमारी पहुंच से और दूर कर दिया है। कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों की मौत का कारण बन रही है। इसके अलावा इसने अनगिनत लोगों को निरपेक्ष गरीबी की ओर ढकेल दिया है। इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा को बढ़ा दिया है। इसके अलावा इसने असमानता की खाई को भी बढ़ाया है। कोविड-19 महामारी के चलते वर्ष 2020 में विश्व सकल उत्पाद के लगभग 3% की गिरावट आई थी। वैश्विक मंदी के बाद यह विश्व सकल उत्पाद में सबसे बड़ी गिरावट है। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 में वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के
ह्रास को भी उल्लेखित किया गया है। इसमें बताया गया है कि वनों के विनाश के चलते वैश्विक स्तर पर लगभग 1 मिलियन प्रजातियों के लुप्त होने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वर्ष 1980 से 2000 तक उष्णकटिबंधीय वनों में लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल नष्ट हो चुके हैं। अब हम जान लेते हैं वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के सुझाव के बारे में। तो इसमें सुझाव दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों एवं जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न चुनौतियों से एक साथ निपटा जा सकता है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारें व अन्य हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सरकारें व अन्य हितधारकों को संसाधनीय विकास एवं वन प्रबंधन जैसी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब हम नेक्स्ट मुद्दे पर बात कर लेते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इसका नाम 2 इसलिए पड़ा है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु पिछले साल भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए चलाया गया था, और यह चर्चा में इसलिए आया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का शुरुआत किया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत भारतीय नौसेना के 7 जहाज को तैनात किए गए हैं। अब इसके प्रमुख बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत निम्नलिखित 7 जहाज़ों को तैनात किया गया है। इसमें है INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS तलवार, INS टावर, INS त्रिकंठ, INS जलाश्व, INS एरावत। ये 7 जहाज़ों को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्तमान में यह लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट को लाने हेतु तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी नौसेना कमान से लैंडिंग शिप टैंक NIS शार्दुल को भी इस समुद्र सेतु 2 में शामिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर वह कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में सहायता करने के लिए और अधिक जहाज़ों की तैयारी कर सकती है। अब हम जान लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु को मई 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा आरंभ किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत कोविड-19 महामारी के कारण पड़ोसी देशों में फंसे हुए 4000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत लाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने कई जहाज़ों को तैनात किया था। इस ऑपरेशन का संचालन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के समन्वय से किया गया था। विदेश में फंसे प्रवासी भारतीयों को निकालने में नौसेना के प्रयास काफ़ी ही सराहनीय रहा है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए और हाथ धोते रहिए। थैंक यू।